हेलो एवरीवन। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2012, 2013, 14 में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना है कि इसके अंदर कहा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर वैसे है कुछ नहीं, बट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है वो मैं बताता हूँ तुम्हें यहाँ। तो इस हेडिंग के अंदर रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, रोल्स लॉ भी लिया गया है, हेनरी लॉ भी लिया गया है। तो रोल्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों को यूज करना है। मैंने लिखा भी है नीचे एरो लगा के कि अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ फॉर्मूले हमारे पास हैं, इक्वेशंस हमारे पास हैं। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या है कि P इज इक्वल टू एक्स इंटू पी नॉट। मतलब P क्या है, यहाँ पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, इसलिए मैंने दोनों चीज लिखी भी है यहाँ। पार्शियल कंपोनेंट ये फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, ये सेकंड कंपोनेंट के लिए। तो इन दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। और हेनरी लॉ सभी को पता है, वो भी क्या है, P इज इक्वल टू एक्स इंटू के एच जहाँ पे क्या है हेनरी कांस्टेंट है, और पी नोट इधर पे क्या है आपका प्योर स्टेट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस के जरिए हमें कैसे पता लगेगा कि हम कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो मैंने लाइन लिखी है नीचे, इफ वी कंपेयर करते हैं, इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर of a volatile component is directly proportional to mole fraction। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि P directly proportional किसके है, X के है। अब ये P1 हो सकता है तो ये X1 हो जाएगा, अगर ये P2 हो जाएगा तो ये X2 हो जाए। तो क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि ये फर्स्ट कंपोनेंट का है या सेकंड कंपोनेंट का है। बस याद रखने वाली बात क्या है कि P directly proportional किसके है, X के है। ये मैं ध्यान रखा। तो यही इसने लाइन क्या कही है ऊपर कि जो पार्शियल प्रेशर है, मतलब जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, X। बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद ये क्या कहता है कि ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH डिफर फ्रॉम P नॉट 1। अब दोनों इक्वेशंस आप कंपेयर अगर करें तो आपके रोल्स लॉ की इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू एक्स इंटू पी नॉट। और अगर आपकी हेनरी कांस्टेंट की इक्वेशन देखो तो वो क्या है, P इज इक्वल टू एक्स इंटू के एच। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करो तो यहां भी P है, यहां पर भी P है, यहां पर भी X है, यहां पर भी X है, बट यहां पर क्या है, P नॉट, यहां पर क्या है, KH। ये ही दोनों डिफर करते हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम। क्या हो अगर ये P इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब रोल्स लॉ का जो P नोट है अगर वो हेनरी लॉ कांस्टेंट के KH के बराबर हो जाए तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम वही होगा जो रोल्स लॉ में होगा, या ये कह सकते हैं उस टाइम वही होगा जो हेनरी लॉ में होगा। या फिर मैं सिंपल वर्ड में ये बोल दूं कि उस टाइम रोल्स लॉ की जो इक्वेशन है या रोल्स लॉ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हेनरी लॉ के इक्वल हो जाएगा। दोबारा समझे मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि रोल्स लॉ का अगर P नॉट हेनरी लॉ कांस्टेंट KH के बराबर हो जाए, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस टाइम रोल्स लॉ आपका क्या बन जाएगा, स्पेशल केस बन जाएगा हेनरी लॉ का। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था आपका रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर दो तरीके के बताए थे। एक मैंने वेपर प्रेशर बताया था आपको लिक्विड इन लिक्विड, दूसरा मैंने वेपर प्रेशर बताया था सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि किसके लिए है, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और इसका दूसरा नाम भी मैंने वहां भी दोनों नाम आपको बताए थे। अगर आपको दोबारा वो चेक करने तो मैं आपको चेक करवा देता हूं। तो मैंने वहां पर भी इसको दोनों हिस्सों में डिवाइड किया था, ये आप चेक कर लीजिए। तो लिक्विड इन लिक्विड मैंने यहां लिया था लिक्विड इन लिक्विड
तो दूसरा नाम क्या गया कहा था मैंने, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल, और यहाँ पर क्या था, सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा नाम क्या था, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमें ये डिस्कस करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब इस पे आते हैं वापस। इसके अंदर हमें क्या समझना है कि अब एक चीज दिमाग में जरूर रखनी है कि इस टाइम हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड इन लिक्विड बनेगा, मतलब सॉलिड आपका सोल्यूट रहेगा और लिक्विड आपका सोलवेंट, मतलब सोलवेंट आपका लिक्विड की फेज में रहेगा। तो यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस किया, एक फिगर मैंने बनाया है, ये फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा होगा, वहां भी आप कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्या कहता है, एक अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशंस कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया गया है जैसे सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया और केन सुगर, मतलब सुक्रोज को डिसॉल्व कर दिया गया किसके अंदर, वाटर के अंदर, ये भी एग्जांपल सॉलिड इन लिक्विड का है। या दूसरा ले लिया गया कि आयोडीन और सल्फर, आयोडीन और सल्फर डिसॉल्व इन CH2, ये भी एग्जांपल किसका है, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड का है। ठीक है, फिगर बनाए मैंने दो, ए फिगर एंड बी फिगर, दोनों फिगर के अंदर आप चेक करिए। फर्स्ट फिगर, ए फिगर के अंदर मैंने जो बीकर लिया है उसमें कि मैंने केवल प्योर सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, बी फिगर के अंदर मैंने क्या लिया है, 1 मोल सोल्यूट लिया है, 1 मोल सॉल्वेंट लिया है, मतलब इक्वी मोलर कंसंट्रेशन मैंने वहां ली है। फर्स्ट के फेज के अंदर आप चेक करेंगे जो वेपर प्रेशर जो बना है वो क्या बना है, मोर बना है, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या बना है, लेस बना है। अब यही चीज हमें समझनी है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर मोर बना है, यहाँ पे वेपर प्रेशर लेस बना है, तो ऐसा क्यों हुआ है, वही कंक्लूजन मैंने नीचे लिखा है। क्या लिखा है देखिए ध्यान से, लाइन में लाइन पढ़ना है ताकि चीजें सारी क्लियर हो जाएं। क्या लिखा है, इन प्योर लिक्विड, जो मतलब मेरा पहला फिगर था प्योर लिक्विड वाला, इन प्योर लिक्विड द एंटायर वेपर प्रेशर इज ड्यू टू द सोलवेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि वहां सोलवेंट केवल सोलवेंट ही है, सोल्यूट नहीं है, तो सारा प्रेशर किसके कारण बना है, सोलवेंट के कारण बना है। वेयर एज विच इज मोर, और जो वेपर प्रेशर बना है वो वेपर प्रेशर क्या बना है, ज्यादा बना है इन कंपैरिजन टू फिगर बी। आप चेक भी कर सकते हैं, यहां जो डॉट्स जो वेपर्स बने ज्यादा बने, यहां जो वेपर प्रेशर बना है वो लेस बना है। बट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने पहले क्लियर किया था कि हम रोल्स लॉ किसके लिए पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देता हूं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज लेस एट द सेम टेम्परेचर, मतलब अगर मैं एक तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लूं और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके वेपर प्रेशर लूं तो इसका वेपर प्रेशर लेस बनेगा इन कंपैरिजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऐसा क्यों होगा, दिस इज बिकॉज द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इन फिगर बी फिगर के अंदर जो सरफेस है, ये सरफेस, या ध्यान देंगे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो ये जो सरफेस है जहां पे ये मैंने सर्कल बनाए हैं डार्क वाले और वैकेंट वाले, इनके अंदर आप ध्यान से चीज चेक करना, जो डार्क मैंने यहाँ हिंट भी दिया है कि जो सर्कल बनाया है केवल वो सोलवेंट है, जो मैंने डॉट बनाई है, डार्क डॉट बनाई है, वो आपका क्या है, सोल्यूट है। और ये सरफेस यहां पर भी आप कंपेयर करना, वहां पर भी आप कंपेयर करना। कहता है कि दिस इज बिकॉज द सरफेस ऑफ solution figure B is occupied by some non-volatile solute which trap the solvent molecule। इस केस के अंदर जहां पे अब सोल्यूट के मॉलिक्यूल आए हुए हैं वहां पर पहले क्या था, वहां पर पहले सारे क्या थे, सोलवेंट के मॉलिक्यूल थे और वही मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे बार बार। बट इस केस में क्या होगा कि सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो भाप बन के नहीं उड़ेगा, तो केवल कौन उड़ रहा है, यहां पे केवल सोलवेंट उड़ रहा है। और कुछ एरिया जहां पहले सोलवेंट मॉलिक्यूल था वहां किसका आ गया है, सोल्यूट मॉलिक्यूल का, तो इसलिए अब जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो वेपोराइज नहीं होंगे, केवल किसके होंगे, सोलवेंट। और सोलवेंट सरफेस में कितने हैं, कम है। यहां सोलवेंट सरफेस में कितने हैं, ज्यादा है, तो यहां ज्यादा वेपर बनेंगे, यहां कम वेपर बनेंगे। फाइनली द वेपर प्रेशर ऑफ द चैम्बर डिक्रीज। तो चैम्बर कौन सा, जो ये मैंने सर्कल बना रखा है, जो मैंने ये इन्वर्टेड बीकर लगा रखा है, तो ये चैम्बर के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ध्यान दें, प्योर स्टेट में है तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा बना है, बट अगर वो बात कर रहा है सोल्यूट ऐड करने के बाद वहां पर वेपर प्रेशर कम बना है। ठीक है, होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट मतलब जो यही चीज इसने कही है, इसको उन्होंने एक ला बुक में नहीं है, ध्यान देंगे एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट इसको एक ला माना गया है। एक ला होता है बेबोज ला, मैंने लिखा है यहां, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जितना हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे उतना ही कम सोलवेंट के वेपर प्रेशर बनेंगे। ये जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल होते हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। इस ला को नाम दिया गया है बेबोज ला। कौन सा ला नाम दिया गया है? बेबोज, BABO'L-A-W। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। अब इसने एक बात कही है यहाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, मतलब सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता वो, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि जितना ज्यादा अमाउंट आप डालोगे उतना ही कम सोलवेंट के वेपर बनेंगे। कैसे पता करेंगे? उसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से। मैंने क्या किया, आपकी बुक में भी लिखा होगा ये, कि डिक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ एडिंग, मैंने कितना मोल, मैंने लिया 1.0 मोल सुक्रोज ऐड किया 1 किलोग्राम वाटर के अंदर, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, सेम 1.0 मोल यूरिया ऐड किया सेम क्वांटिटी, मतलब 1 किलोग्राम वाटर के अंदर। तो दोनों के अंदर जो सोलवेंट के वेपर प्रेशर बनेंगे, वेपर प्रेशर दोनों के केस के अंदर वो क्या बनेंगे? नियरली सिमिलर। मतलब चाहे आप शुगर ऐड करो चाहे आप यूरिया ऐड करो, दोनों के अंदर जो वेपर प्रेशर क्या होंगे? नियरली सेम। तो कहने का मतलब यूरिया और सुक्रोज जो है उनका दोनों का नेचर अलग अलग है। तो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना अमाउंट आपने डाला है। अगर आप अमाउंट सेम डाल रहे हो तो नियरली सेम वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है एक्सप्रेशन ऑफ रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, हमने उसके लिए भी पढ़ी थी। रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट के लिए एक्सप्रेशन, यहां एक्सप्रेशन किसके लिए है? फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। लेट अस डिनोट सोलवेंट बाय 1 एंड सोल्यूट बाय 2। मान लो कि हमने सोलवेंट को डिनोट किससे कर लिया? 1 से, सोल्यूट डिनोट कर लिया 2 से। व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, अगर सोल्यूट कैसा हो? नॉन वोलेटाइल, ओनली द सोलवेंट मोलिक्यूल विल फॉर्म वेपर। ये तो बात सभी को पता है कि हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया तो वेपर केवल किसके बनेंगे? सोलवेंट के बनेंगे। तो मान लो जो सोलवेंट का वेपर प्रेशर बना वो कितना बना? P1 मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, और मोल फ्रैक्शन कितना होगा उसका? X1, और प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? P01। इक्वेशन तुम्हें पता है, इक्वेशन कौन सी? रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग। रोल्स लॉ क्या कहता है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ओपन कर लेंगे, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। इसको मैंने सिंपलीफाई कर दिया, क्या कर दिया मैंने? P1 डिवाइड बाई P01 इज इक्वल टू X1। X सभी को पता है मोल फ्रैक्शन होता है, और अगर X1 है तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? X1 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। मैंने X की वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? मेरे पास इक्वेशन बन गई P1 डिवाइड बाई P01 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, और यही इक्वेशन किसकी है? आपके रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।